नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है कंकाल उपन्यास, जो जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो चलिए इस कंकाल उपन्यास को जानने का प्रयत्न करते हैं, इसका सारांश जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। और हम आपको एक बात बता दें, यदि आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हमें किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। तो चलिए, कंकाल उपन्यास। कंकाल छायावादी युग के महान लेखक और उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहला एक सामाजिक उपन्यास है। कंकाल जो उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ। ये उपन्यास समाज के उस छिपे हुए और खोखले चेहरे को सामने लाता है जो धर्म, मर्यादा और सदाचार की आड़ में पनप रहा है। प्रसाद जी ने इसके माध्यम से समाज की रूढ़ियों, धार्मिक पाखंड और अवैध संतानों के प्रति सामाजिक क्रूरता पर प्रहार किया है। उपन्यास का नाम कंकाल इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे शरीर के ऊपर सुंदर मांस की परत होती है पर अंदर सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, वैसे ही समाज के ऊपर तो बड़ा पवित्र और सुंदर दिखता है। समाज ऊपर से बहुत बड़ा पवित्र और सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से वह वासना, लालच और पाखंड का कंकाल मात्र है। तो देखिए, ये जो उपन्यास जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और उसका जो टाइटल डाला है कंकाल। कंकाल क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। शरीर कंकाल में जो ऊपर मांस लगता है तो शरीर सुंदर दिखता है ना। तो उसी तरह समाज एक प्रकार से कंकाल है जो किसकी वासना, लालच और पाखंड से भरा हुआ है, और ऊपर उसमें झूठ की लेयर लगी हुई है, जो दिखने में बाहर से तो सुंदर दिखता है पर अंदर से वासना, लालच, पाखंड दिखाई देता है। तो प्रसाद जी ने ये जो कंकाल उपन्यास लिखा है, ये समाज की रूढ़ियों, धार्मिक पाखंड और अवैध संतान, जो अवैध संतान रहते हैं उनके प्रति सामाजिक क्रूरता, यानी अवैध संतानों के प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण होता है, वो किस तरह से उनको हीन नज़र से देखते हैं, उसको दर्शाने का प्रयास किया है इस उपन्यास के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं इस उपन्यास को। अब इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें से विजय प्रमुख पात्र हैं। ये उपन्यास का नायक है। वह विचारों से स्वतंत्र है, विद्रोही है और खोखली सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने वाला युवक है। वह सच्चाई और सीधे मानवीय रिश्तों में विश्वास रखता है। मतलब ये जो विजय है एक अच्छा विचारों वाला व्यक्ति है, और जो खोखली सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने वाला युवक है, यानी जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। इनमें से जो दूसरा पात्र है वो तारा है। ये इस उपन्यास की केंद्रीय नायिका है। तारा समाज के क्रूर और वासना अंधे पुरुषों द्वारा छले जाने के बावजूद भी वह हार नहीं मानती है, और उसका जीवन समाज के पाखंड का सबसे बड़ा शिकार है। मतलब तारा जो होती है, तारा नाम की जो लड़की है, वो समाज में जितने भी अंधे पुरुष कह सकते हैं, वासना के अंधे पुरुष के द्वारा छली जाती है, और तब भी वो हार नहीं मानती है और आगे संघर्ष करते रहती है। और वो ये जो अंधे पुरुष है ना, ये वासना के अंधे पुरुष है, उनसे उनका शिकार बन जाती है। किशोरी है, तो किशोरी यमुना किनारे रहने वाला एक लड़की, संभात लड़की जो विजय के जीवन में आती है। वो सरल स्वभाव की है लेकिन सामाजिक बंधनों से बंधी है। जो एक किशोरी है ना, विजय की क्या है, वो विजय की प्रेमिका कह सकते हैं, और जो सामाजिक संबंधों से बनी हुई है। ठीक है, यानी विजय की वो प्रेमिका है पर सामाजिक संबंधों से बनी हुई है वो, और वो किसी भी तरह का समाज के बंधनों का उल्लंघन नहीं करती है। अब मंगल है, तो मंगल क्या है कि समाज द्वारा उपेक्षित और अनाथ पात्र है। मंगल समाज द्वारा उपेक्षित और अनाथ पात्र, यानी उसके माता पिता नहीं हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि समाज अनाथों के प्रति कितना क्रूर और संवेदनहीन होता है। तो ये मंगल जो है वो अनाथ लड़का है, और समाज द्वारा हमेशा इसको किया जाता है, इसको ठुकराया ही जाता है, या इसको हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इसको जो समाज में सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है। लाला बाबू यानी रामनाथ और गजाधर, ये समाज के उन तथाकथित प्रतिष्ठित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऊपर से सदाचारी होने का नाटक करते हैं लेकिन भीतर से बेहद भ्रष्ट और चरित्रहीन है। लाला बाबू
और गजाधर ये समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पर ये अंदर से क्या होते हैं, भ्रष्ट और चरित्रहीन होते हैं, पर दिखते अच्छे हैं। अब चलिए जानते हैं कंकाल उपन्यास का सारांश। तो कहानी मुख्य रूप से काशी, जो बनारस है, मथुरा और दिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है। इसके केंद्र में समाज द्वारा ठुकराए गए और अभेद माने जाने वाले पात्रों के संघर्ष की कहानी है। मतलब ये जो कहानी है काशी, बनारस, मथुरा, दिल्ली के इर्द गिर्द घूमती है और इसके केंद्र में समाज द्वारा ठुकराए गए जो अनाथ लोग हैं, अवैध संतान हैं, उनके संघर्ष की कहानी है कि समाज उनको किस तरह से, किस दृष्टि से देखता है और किस तरह का व्यवहार करता है। कहानी की शुरुआत तारा नाम की एक युवती से होती है जो समाज के तथाकथित ठेकेदारों और दुष्ट पुरुषों की वासना का शिकार होकर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। यानी इस कहानी की शुरुआत तारा नाम की एक लड़की से होती है जो क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े ठेकेदार जमींदार हैं वो उनकी दुष्ट दृष्टि का वासना का शिकार हो जाती है और उनकी वासना का शिकार होने के बाद दर दर भटकने के लिए वो मजबूर हो जाती है। उसका जीवन बेहद दर्दनाक है, लेकिन वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ती है। दूसरी तरफ विजय नाम का एक युवक है जो एक रईस और जमींदार घराने का है, लेकिन वह समाज के पाखंड से तंग आकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़ता है। विजय को समाज की कुप्रथाओं और खासकर धर्म के नाम पर होने वाले शोषण से गहरी नफरत है। वह घूमते घूमते यमुना किनारे पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात किशोरी नाम की एक अमीर लड़की से होती है और कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां विभिन्न पात्रों के अनैतिक संबंध, वासना और धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाप उजागर होते हैं। वहीं यह उपन्यास में यह दिखाया गया है कि जो लोग समाज के ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं, वही पर्दे के पीछे सबसे बड़े पापी होते हैं। तारा और विजय के माध्यम से प्रसाद जी ने समाज के उस हिस्से को दिखाया है जो अनाथ और अवैध संतानों को अपनाने से इनकार कर देते हैं और अंत में विजय समाज की इन खोखली वीडियो को तोड़कर मानव सेवा और वास्तविक प्रेम का मार्ग चुनता है। पूरा उपन्यास सामाजिक बुराइयों को पूरी तरह से नग्न कर देता है। अब देखिए कहानी में क्या बताया है कि तारा नाम की जो एक लड़की रहती है उसका शोषण किया जाता है। बड़े जमींदार और जितने ठेकेदार रहते हैं, जो अमीर घर के लोग रहते हैं, अमीर घर के जो पुरुष रहते हैं, जो वासना के शिकारी रहते हैं, वो उसका शोषण करते हैं। और फिर उसके बाद उसके पास, तारा के पास कुछ रहता ही नहीं, तो वो क्या करती है, दर दर भटकती है और उसके बाद में फिर जो दूसरा पात्र है यहाँ पे विजय, अच्छे घर का है, रईस घर का है, आदर्शवादी है और वो ये सब समाज के पाखंड को देख के बिल्कुल विचलित हो जाता है और वो सत्य के मार्ग के लिए निकल जाता है। तभी उसकी जो मुलाकात है किशोरी नाम की लड़की से भी होती है और यहाँ पे एक पात्र भी दिखाया गया है जो अनाथ है। और फिर क्या होता है कि समाज के पाखंड को देखते हैं कि जो अमीर लोग रहते हैं जो स्त्रियों का शोषण करते हैं पर अपने आप को इज्जतदार बताते हैं और जिसके शोषण के कारण अवैध संतान उत्पन्न होती है, पर वो उनको अपना नाम तो नहीं देते। अवैध संतान किसके कारण उत्पन्न होती है, उन्हीं के कारण तो उत्पन्न होती है और वो अवैध संतान उत्पन्न करते हैं पर उसको नाम तो नहीं देते और बाद में पीछे जाके इसका ही विरोध करते हैं। यानी सामने कुछ और दिखाते हैं और पीछे कुछ और दिखाते हैं। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो पर्दे के पीछे अनैतिक काम करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं और उनसे उत्पन्न संतान को नाम भी नहीं देते हैं और बाद में यही ठेकेदार क्या करते हैं, उन अनाथों का, उन अवैध संतानों का विरोध करते हैं जो उनके द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और ये इस तरह की, मतलब इस तरह का जो सामाजिक समस्या है उसको उजागर करने वाला ये उपन्यास है। तो समाज में जिस तरह की समस्या उत्पन्न हुई कि समाज में ये बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह समाज जो है ऊपर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और होता है। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं ना, वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं पर अंदर से वासना के पुजारी रहते हैं और यही लोगों के कारण क्या होता है, वैश्यालय चलते हैं और इन्हीं लोगों के कारण अवैध संतान उत्पन्न होती है और इन्हीं ठेकेदार वो अपनी जिम्मेदारी को लेने से ठुकराते हैं और यही जो ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं, अवैध संतानों का विरोध करते हैं, उनको हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका विरोध करते हैं और जो अवैध संतान है उनका क्या गुनाह है या उनका क्या पाप है, वो अपनी मर्जी से तो इस धरती पे नहीं आए हैं, उनको लाने वाले भी यही लोग हैं।
तो उनका क्या अपराध है, उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है ये उपन्यास। तो आशा करते हैं कि आपको ये उपन्यास समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।